नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेलविन सेंथिल कुमार PSA बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट। भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुँचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र, दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है।
ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अपडेट रहे, आगे रहें। एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट। वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्स्की सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। X पर @AIR News हिंदी को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं। ये आकाशवाणी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्योहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिलकुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिलकुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंककर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लोसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिलकुमार का PSA बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।